सिर्फ जयवर्धन के डाउट्स आए हैं टेस्ट पे और किसी का कोई डाउट नहीं है? ये अभी चेक ही नहीं किए कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है, क्या किया है? तो क्या करना है अभी? यदि चेक नहीं किया तो फिर बाद में डिस्कस करें पेपर। आंसर की अपलोड कर दी गई है। बोलो एटलीस्ट जिसने पेपर नहीं किया वो तो म्यूट करके बोलो यस नो, क्या करना है मुझे? सर मैंने दिया पेपर, बट कोई क्वेश्चंस में कंफ्यूजन था क्योंकि वो मतलब पढ़ा मैंने सीखा ही नहीं था इसलिए। मैं अभी ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमने अपने आंसर्स चेक नहीं किए हैं, आंसर की अपलोड हो गई है, तुमने चेक नहीं किया है कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, तो डेफिनेटली अभी डिस्कशन का बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनेगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सही आंसर क्या था, तुमने क्या किया है। क्या हमें वेट करना है या डिस्कस करना है अभी? सर वेट। कितने लोग चाहते हैं कि वेट करना है? रेज योर हैंड। चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, पहले तुम क्रॉस चेक कर लेना तुम्हारे कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है, उसके बाद ही फिर डिस्कस करते हैं। फिर अभी डिस्कस नहीं करते हैं। होमवर्क दिया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, आई थिंक सेक्शन ए एंड बी, राइट? सर ए बी और सी दिया था। ठीक है, पहले हमारा जो करंट हेडिंग चल रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, मतलब वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उस पर चले जाएंगे वापस होमवर्क पर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने जो होमवर्क दिया था क्या मैं आपको बाद में भेज सकती हूँ, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के ज्यादा लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो गया था, राइट? इतना मुझे ध्यान है लास्ट लेक्चर में। यस सर। I have shared one page, picture of one page of this module on your group, WhatsApp group.
List of common oxidation state of an element in periodic table. कुछ common oxidation state है, ये list है, ये मतलब एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो तुम चाहो तो अपने लेक्चर नोट्स में से कॉपी कर सकते हो क्लियर लेक्चर के बाद, ताकि जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें हमें एक रफ आइडिया हो कि क्या हुआ है। ओके ये 16v1 यहाँ से हटा लेना, 16 भी नहीं आएगा, 13 14 एंड 15 ग्रुप ओनली, उतना ही है।
3 students are not present as of now. चल, होप तुमने लिख लिया होगा। मैं बजाय लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के वो 13, 14, 15 ग्रुप लिखता हूँ और उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी लिखा है इसी को जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी कर लिया क्या सभी ने? अर्णव कॉपी हो गया? यस सर। These are the elements of 13, 14 and 15 group respectively. See, the configuration for 13 group is NS2 and P1. This is the general electronic configuration for this P group: NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3. NS, N means outermost shell. जो भी आउटर शेल है उसके रिस्पेक्ट में, और इसके पहले क्या आ जाएगा? नोबल गैसेस आ जाएंगे डिफरेंट। बोरोन 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ये कुछ इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो, जो हम बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, NH2 NP1, तो बेस्ट पॉसिबल वे ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, plus 3 oxidation state will be stable. Here, aluminium plus 3, gallium plus 3, indium plus 3 and plus 5. Indium, sorry, plus not plus 5, plus 1. Indium can show 2 oxidation state plus 3 and plus 1. अभी plus 1 oxidation state क्यों आ गया यहाँ पर? See, इन दोनों के लिए +3 +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। इंडियम के लिए +3 इज मोर स्टेबल, हेलियम के लिए +1 इज मोर स्टेबल। मतलब जैसे से हम नीचे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? ये शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ इनको ऑक्सीडेशन स्टेट को। +3 +3 जो सर्कल किया मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। सो +3 +1 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए। इसमें 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, s और p सब शेल चल रहे हैं। यहाँ पर जब हम गेरियम में जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स d में जाएंगे, इसमें d और f दोनों में जाएंगे, and d subshell and f subshell they have poor shielding effect। इनके इनर सबशेल में, ये आउटर मोस्ट शेल से जो भी इनर शेल है उनमें d इलेक्ट्रॉन्स दिए, f इलेक्ट्रॉन्स दिए, and they have poor shielding effect। Shielding effect means what? They will block, they will provide a very less blockage between nucleus and outermost electron। यदि ब्लॉकेज कम हो जाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने एक्सपेक्ट किया था, the force of attraction will be more than expected। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा हो गया, तो जो ns के इलेक्ट्रॉन है they are more close to the nucleus। तो ns के इलेक्ट्रॉन पहले ही क्लोज थे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज हो गया है, तो ज्यादा इंक्रीज हो गया है, वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम होगी कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, किसी के साथ शेयर हो, किसी को डोनेट करें। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो शेयर होंगे या ट्रांसफर होंगे। तो शेयर भी होंगे तो एटम से दूर जाना होगा इलेक्ट्रॉन को। ज्यादा अट्रैक्शन के कारण they do not have tendency to go away from the atom। Clear?
इसलिए बजाय ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के ये 2 इलेक्ट्रॉन कम लूज करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो शोए +3 भी करता है, बट +1 इज मोर। ऐसा हेलियम, लेड और बिस्मथ, ये जो लास्ट के शेल है उसका ns इलेक्ट्रॉन, दे विल नॉट पार्टिसिपेट। They can participate, but the more stability will be there when they do not participate. Yeah. Similarly, इसका +4 -4 +4 -4 +4 +4 +2 +4 +2, इसका +2 ज्यादा स्टेबल, इनका ये सब स्टेबल। तो 3 का +4 +2 दोनों शो होगा, बट +4 इज मोर स्टेबल, और सबसे लास्ट एलिमेंट का पीबी का +2 ज्यादा स्टेबल है। हम बात करें नाइट्रोजन की, -32 +5 +5 +5 this can show +3 as well as +5, इसका +5 ज्यादा स्टेबल इसके ऊपर वाला था, और इसका +2 ज्यादा स्टेबल। क्या इतना क्लियर है? लास्ट एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 2-2 यूनिट से डिक्रीज होता है, क्योंकि ये NS इलेक्ट्रॉन अब इनकी टेंडेंसी कम होती है पार्टिसिपेट करने की, because of more force of attraction towards the nucleus, because of less shielding effect of inner F electrons. सर Yes. सर वो कार्बन का अपने -4 लिखा है, तो 2 डिक्रीज होगा तो -6 होगा नीचे का। कार्बन का फिर कार्बन का आपने +4 -4 लिखा है, तो फिर उसका 2 डिक्रीज होगा तो +2 -6 होगा। बेसिकली वो अभी मैं जो कंपेयर कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कंपेयर कर रहा हूँ। -4 मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। As you go down the group, metallic nature increases. तो metallic nature increase होगा, they do not gain electron. तो ये टीन, ये मेटल है, लेड मेटल है, तो माइनस में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है? सर जो कुछ एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, मतलब नाइट्रोजन, बिस्मथ, तो फिर उनके 2-2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर वो हमें कैसे फाइंड करना है? मतलब जो आपने वो- चार्ट भेजा था उसमें हाँ, तो ये है। मैंने हाँ, पर उसके अलावा मतलब वो चार्ट को याद करना पड़ेगा ना पूरा। चार्ट को वैसे याद नहीं करना पड़ेगा, क्या होगा वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में पता लग जाएगा। अब किसी के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के मैं तो बताता हूँ कितने ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 -2 -1 नहीं ध्यान आ रहा है, N2 0 N2 +1 NO +2 NO N2O3 +3 NO2 +4 N2O5 +5। तो -3 से +5 के बीच में वेरी करता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगेन डिपेंड करेगा वो किसके साथ अटैच है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर पाएंगे। N2H4 में हाइड्रोजन प्लस में, तो नाइट्रोजन माइनस में, 4 हाइड्रोजन +4 2 नाइट्रोजन -4 1 नाइट्रोजन -4। मतलब केसेस पर डिपेंड करेगा किस टाइप का केस है, किससे अटैच। या यस सर। कॉपी कर लिया है? नहीं सर, एक मिनट।
अभी हो गया कॉपी? यस सर। For this elements, lower oxidation is higher oxidation state is more stable. +3, +4, +5. For this element, lower oxidation state is more stable. +1, +2, +3. चलो, doubts of exercise 1 part 1. You can mute yourself. You can type your doubts in chat box. Exercise 1 part 1 doubts. Part 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है प्रणव? A1 B1 A2 B2 ऐसे लिखो तो समझ में आएगा मुझे। जयवर्धन का है A2. Why the third period of modern periodic table contains 8 elements, not 18? अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक स्टेटमेंट लिखो, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। सभी को लिखना है लेक्चर नोट्स में। इन nth period इस पे बेस्ड है क्वेश्चन। इन nth period मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n। लेक्चर नोट्स में लिखना है ना सभी को। देखो अब तुम
तुमसे पूछा गया फर्स्ट पीरियड में कितने पॉसिबल एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। इन फर्स्ट पीरियड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इट कैन हैव टू कॉन्फ़िगरेशन, 1s1 1s2। तो दो कॉन्फ़िगरेशन मतलब दो एलिमेंट। क्लियर? सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एलिमेंट्स। क्या हमें इतना समझ में आता है फर्स्ट केस? यस सर। सेकंड पीरियड 2s और 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p। जैसे ही 3s में जाएंगे n equal to 3 is not possible in second period. Maximum value of n is in n period is n. second period में maximum 2 होगा। 2s 2p कितने एलिमेंट्स जाएंगे इसमें? टोटल 6 सॉरी 2s 1 ऑर्बिटल 2p 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल्स आर देयर। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से 8 अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगे? ये तो फुलफिल होगा ही 1s 1s2 के बाद 2s1 पहला, 1s2 2s2 सेकंड, 1s2 2s2 2p1 थर्ड, 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 ऐसे टोटल 8 कॉन्फ़िगरेशन। 8 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन 8 एलिमेंट्स। अब हम आते हैं थर्ड पर। अब थर्ड पीरियड में 3d होता है नो डाउट। हम 2p के बाद जाएंगे 3s, 3s के बाद जाएंगे 3p, 3s 3p। अब 3p के बाद we have to fill 4p। तो 4p तो फिल ही नहीं कर सकते थर्ड शेल में, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 3। तो हम 3p के बाद 3d फिल नहीं कर सकते हैं। 3p के बाद 4s में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो थर्ड पीरियड में काउंट नहीं होगा। तो अब आ गए 3s एंड 3p, दिस टू सब शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में स्टार्ट करेंगे 4s से। 4s पहला आ गया, 4s के बाद 3d एंड 4p। हमने ये बोला है इन nth शेल वी कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मिनिमम तो उससे कम हो ही सकता है। तो फोर्थ पीरियड में 4s फिल होगा, 3d फिल होगा, 4p फिल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 10 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। 2 10 6 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। अब तुम 5th 6th 7 का खुद से लिख सकते हो, कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं उनमें। यस इतना कॉपी करो। 5th 6th 7 का मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तो लेक्चर के बाद लिखना चेक करके कि 5th में कौन कौन से आएंगे, मतलब सिमिलर वे में। क्लियर? आई होप A2 का आंसर मिल गया होगा सभी को। यस सर। देखो इसके बाद है B2। Which orbital electrons are known to shield the nuclear charge improperly? D and F orbitals have poor shielding effect. They will shield the nuclear charge improperly. तो इसका आंसर पहले पार्ट हो गया D and F. Does this generate some irregularity in properties? Yes. अभी एक तो हमने लिखा ही है यहाँ पर। D and F के कारण जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इफेक्ट, एक्स्ट्रा Z इफेक्टिव क्रिएट हुआ है, पोअर शील्डिंग इफेक्ट आया है, उसके कारण ये प्रॉपर्टीज में इरेगुलरिटीज आती है। और भी आगे देखेंगे क्या क्या इरेगुलरिटीज आएंगी। क्या B2 क्लियर है? जयवर्धन, प्रणव, पार्थ? यस सर। सर कैन यू B2 प्लीज के बाद एक्सप्लेन? हाँ बोलो। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? B2 में पूछा है किसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। इनडायरेक्टली तुमसे पूछा है which orbital electrons are known to shield the nuclear charge improperly। क्या हमने लेक्चर नोट्स में ऐसा लिखा है?
एस ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, p का उससे कम, d और f का कम, और d और f के नीचे स्पेशली ऐसा कुछ हाईलाइट करके भी लिखा था, याद है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। Yes, sir. तो आंसर इसका डी है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है, डू वी हैव एनी इरेगुलरिटीज इन द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट? यस, अभी तो एक एग्जांपल ही बोर्ड पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी के कारण पिक्चर में है, तो इरेगुलरिटीज आती है इसके कारण। और भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। Yes, sir. आपका B2C1 C3 भी पूछ लिया प्रणव, कहां से पूछा है? C1 C2 दो ही क्वेश्चन है इसका। सर वो गलती से टाइप किया था 3। C1 अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, C2 भी बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या तुम्हें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? Yes. मैं लिख देता हूं। Oxidant or oxidizing agent which has tendency to decrease their oxidation state. Decrease in oxidation state मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। देखो, यदि Pb4+ लेस स्टेबल है, Pb2+ ज्यादा स्टेबल है, क्लियर? इसको मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, Pl+1 is more stable than Pl+3, Pb2+ is more stable than Pb4+, Bi 3+ is more stable than Bi 5+. Yeah. So their lower oxidation state is more stable. Pb4+ is oxidizing in nature. ये oxidizing nature है, खुद अपने इलेक्ट्रॉन गेन, खुद कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करके it will decrease its oxidation state. +4 से +2 में आ जाए oxidizing agent. Reducing agent क्या होगा? Reductant or reducing agent which has tendency to increase their oxidation state. यहाँ लिख लो ये। सर वो C2 कैसे करना है, वो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अरेंज? C2 ये बोर्ड पे नहीं किया हुआ है। C2 देख के नहीं लगा कि C2 इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस्ड है। गैलियम इंडियम थैलियम का ये हेड डाउन द ग्रुप, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, +1 की कम हो रही है, गैलियम की और भी कम, +1 की, राइट? हाँ सर, हाँ सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस्ड है C2, जो आज बताया, इसलिए मैंने बता दिया, मुझे पता था ये C2 C1 सेक्शन से उस पे बेस्ड है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। ओके, पार्ट 2 doubts. Type your doubts of part 2 in chat box fast. सर पार्ट 1 का D3। D तो दिया ही नहीं था, D कहां से आ गया? अभी D तो पढ़ाया ही नहीं, सेक्शन सी तक ही दिया था। ओके सर।
सिर्फ एक डाउट आया है सिद्धि का और किसी का भी नहीं आया है। B3 from Siddhi, among following which of them have maximum Z effective? ये तो सोचना ही नहीं है। SN4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव कर दिए, एक्स्ट्रा 4 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर, तो डेफिनेटली ज्यादा Z इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज फील होगा आउटर इलेक्ट्रॉन को। 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन पे चले गए, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, दे आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। इज दैट ओके सिद्धि? B option. Yes, sir. A4 from Smra. Which of the following statement is not correct regarding hydrogen? It resembles halogens in some properties. Yes, especially valency को लेकर, दोनों का valency बना होता है हाइड्रोजन और इसका। It resembles alkali metals in some property. Yes, configurations match करता है alkali metal से। C, it can be placed in 17th group of modern periodic table. D, it cannot be placed in first group of modern periodic table. Sir, D. एक मिनट, statement is not correct. It can be placed in 17 group of modern periodic table. Modern periodic table दे रखा है, ये वैसे तो गलत statement है। It cannot be placed in first group of modern. D is most appropriate answer. उसको first group में रखा ही जाता है, और ये बोल रहे हैं cannot be placed in first group, वो तो first group में ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। Okay, sir. अब सी ऑप्शन कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सी ऑप्शन में वैसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज तब होती है जब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं दिया होता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जगह जस्ट पीरियोडिक टेबल दे दिया होता, क्योंकि मॉडर्न मतलब जिसमें ऑलरेडी फिक्स्ड डेंसिटी, क्योंकि जो मेंडलियव्स पीरियोडिक टेबल था उसमें 17 ग्रुप में रखा जाता। इसके बाद है A4 के बाद C7 फ्रॉम जयवर्धन। C7, electron of which subshell do not participate in bonding due to inert pair effect. ये आज ही बताया है, बताओ क्या आंसर होगा जयवर्धन? जयवर्धन अनम्यूट करो। 4A. 4A, are you sure? पढ़ चल जयवर्धन एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट सबको पढ़ के सुना। मैं वेट कर रहा हूँ जयवर्धन। 1 minute, sir. यस। Yes, sir. 6S is fine, sir. अरे पढ़ के तो Yes, सुना सबको। yes, sir. In 13th, 14th, 15th group, on moving down the group, stable oxidation state decreases by 2 units because NH2 electrons have less tendency to participate in bonding. As we go down, बस NH2 electron, NS, N means always represent outer shell. NS electron have less tendency to participate. तो NS की टेंडेंसी कम होगी। NS मतलब S सबशेल, किसी भी आउटर शेल का। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें S है, 6S। हाँ, सर अगर इसमें 2S होते तो आंसर होता 4A, बट इस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट है 6S, तो वो जो लैंग्वेज है वो मैटर कर जाती है। क्लियर? yes, sir. C7 के बाद है C8, ये आज कवर हुआ है, चेक कर लेना। C8 के बाद सिद्धि का था B4 का पार्ट B। From the given set of this, point out this is from each set having highest Z effective. Z effective highest किसमें होगा? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम। Z effective कैलकुलेट कर लो। सर वैसे क्या करेंगे तो सोडियम का सबसे ज्यादा आता है, लेकिन ऑप्शन में बेरिलियम का दिया है। अच्छा, नहीं आएगा सोडियम का, पक्का कैलकुलेट किया है तुमने? यस सर, 2 बार कैलकुलेट किया।
जैसे कॉन्फ़िगरेशन से जाएंगे तो बेरिलियम आंसर तो होना चाहिए। चलो इसका मैं कैलकुलेशन देखकर एक बार भेजता हूँ, मतलब मे बी पॉसिबल कि जो स्लेटर्स रूल है वो इसके लिए वैलिड ना हो, क्योंकि आंसर तो बेरिलियम होगा। वो इसलिए होगा कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम 2s2 ऑलरेडी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो बेरिलियम का होगा, ये तो पक्का है। सोडियम का कितना है जेड इफेक्टिव? 6.85. हाँ जेड इफेक्टिव तो सोडियम का ही ज्यादा रहेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गलत दिया होगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि जेड इफेक्टिव की बात करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ इसका आंसर, जो भी है फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट B4 के बाद बस इतना ही था, और कोई डाउट नहीं। ठीक है, periodic properties, write down first one, atomic radius। देखो एटॉमिक रेडियस यदि हम सिंपल वे में डिफाइन करने जाएंगे तो डेफिनेटली फॉर वेरियस केसेस वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन, बट एक सिंपल वे में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल, जहां पे इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच का डिस्टेंस, क्लियर? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन one of the basic definition of atomic radius। For various cases we can have different definition, but a basic definition हो गई। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने कोवेलेंट रेडियस के बाद? RC, C for RC. covalent, R for radius। ओके ओके।
First one, covalent radius. Half of the internuclear distance between two covalent bonded atoms. देखो, कॉपी कर लिया है ना इतना, जितना लिखा है बोर्ड पर? यस सर। It is a half of the internuclear distance. इसका ये मतलब हुआ, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड ओनली व्हेन कोवेलेंट बॉन्डिंग इज देयर. यदि कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, देन वी कैन नॉट डिफाइन द कोवेलेंट रेडियस. ये तभी मीनिंगफुल है जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी. तो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. और एक एटम दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ओवरलैपिंग से. ये उनके बीच का डिस्टेंस हो गया d, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस. कोवेलेंट रेडियस हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स. तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा Rc इक्वल टू d/2. क्लियर? सो यहाँ पर तुम देखोगे, एक्चुअल यदि एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस. बट कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये थोड़े क्लोज आ जाएंगे, उन्हें d/2 that will be somewhat more than this hypothetical radius जो हम फील कर पा रहे हैं. तो एक्चुअल रेडियस होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए डिफाइन किया है. क्या हमें ये समझ में आता है? ये रेड मार्कर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मैं लिखूं या ना लिखूं रेड मार्कर से? दिख रहा है सर. सर दिख रहा है। क्लियर है कोवेलेंट रेडियस? यस सर। यस सर। अब ये जैसे किसके लिए डिफाइन होगा? जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, O2 ले लो, N2 ले लो, Cl2 ले लो, I2 ले लो. तो जहां भी कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी उसके लिए डिफाइन होगा. H2 ले लो. सर अगर हमें O का कोवेलेंट मतलब एटॉमिक रेडियस दिया है तो हम उससे उसका कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं? बेसिकली पता है, प्रैक्टिकली मैं तुम्हें थोड़ा सा और डेप्थ में जाता हूँ. किसी भी एक एटम का हम रेडियस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कैसे कैलकुलेट करें? तुझे बोला हमें एक ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस दिया है तो हम उसका निकाल लेंगे क्या? यदि मैं इस फॉर्मूले से जाऊंगा तो फिर से तेरा क्वेश्चन ऐसा है कि एटॉमिक रेडियस दिया है तो किसका निकालना है रेडियस? क्वेश्चन बोल. रिपीट करना क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन था? किसी ने अनम्यूट करके कुछ बोला था, कौन बच्चा था वो? अरे अपना नाम तो बताओ, कौन था? सर वो मानस था, उसने पूछा था अगर O का रेडियस दिया है तो O2 का रेडियस निकाल सकते हैं क्या हम, ऐसा पूछा था. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिफाइनिंग हियर एटॉमिक रेडियस. O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो हम मॉलिक्यूल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एटम की बात कर रहे हैं. तो O का दिया तो O2 का निकाल सकते हैं. दैट इज समवॉट मीनिंगलेस थिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल को स्फेरिकल कंसीडर नहीं किया जाता, एटम को किया. ठीक है? यस तो डिफरेंट है. अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या ये रेडियस और ये रेडियस अलग अलग होगा? बट वी कांट कैलकुलेट दिस रेडियस. ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कैलकुलेट करने का. इनका जो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट किया जाता है वो एक्सरे के हेल्प से किया जाता है. व्हेन यू फॉलो एक्सरे ऑन दिस मॉलिक्यूल, वो एक्सरे जो सॉलिड न्यूक्लियस है ना, जिसका हेवी मास है, उसको वो डिटेक्ट करता है. इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालता है.
यदि एक्सरे इलेक्ट्रॉन पे जाके स्ट्राइक हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन इतना लाइट है कि वो एक्सरे को पता भी नहीं चलेगा, मतलब क्या होगा, देखो ये एक्सरे इस पे गया, कोलाइड होके वापस आया। अब जो रिफ्लेक्टेड एक्सरे है उसके हेल्प से हमें पता लगता है कि वो इसकी पोजीशन क्या है एक न्यूक्लियस की। तो एक तो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, यहाँ से कोलाइड होके आया तो हमें एक न्यूक्लियस की पोजीशन, दूसरा एक्सरे रेडिएशन यहाँ पे कोलाइड हुआ वापस आया तो हमें इसकी पोजीशन पता लगी, और हमने इन दोनों डिस्टेंस को हाफ कर दिया। एक केस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे कैन नॉट स्ट्राइक टू दिस इलेक्ट्रॉन, ये इतना लाइट है कि उससे स्ट्राइक होके वापस से आएगा भी नहीं। तो जो मेथड्स है ना हमारे पास रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने की, वो ऐसी कोई मेथड ही नहीं है कि हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल पाए। तो जो मेथड्स है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट करते हैं। क्या भी इतना क्लियर है? यस सर। Metallic radius. Metals are considered to be closely packed sphere. Metals को closely packed sphere consider किया जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ, metals कुछ ऐसे प्लेस होते हैं। Now there is nothing like overlapping of orbitals, जिसे यहाँ पे मर्ज हो रहे थे ऐसे मर्ज नहीं होंगे। तो इसका रेडियस कैसे हम डिफाइन करेंगे? D, और यहाँ पर मेटेलिक रेडियस हो जाएगा D/2। इज दैट ओके? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है? मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में न्यूक्लियस ज्यादा क्लोज आते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग में न्यूक्लियस क्लोज नहीं आते, तो जो भी डिस्टेंस है उसका हाफ कर। इज दैट ओके? कोई कुछ बोल रहा था, मुझे आवाज नहीं आई। सर वो मेटेलिक रेडियस एग्जैक्ट आएगा क्या रेडियस को? ओ बहुत बहुत कम आवाज आ रही है, तो माइक को पास में लाकर बोलो। सर मेटेलिक रेडियस एक्चुअल रेडियस के इक्वल आएगा क्या? स्टिल नहीं आई मुझे आवाज, या तो चैट बॉक्स में वो टाइप बोल रहे हैं मेटालिक रेडियस एक्चुअल रेडियस के इक्वल है क्या? अगेन सी देयर इज नथिंग लाइक एक्चुअल रेडियस, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं एक्चुअल रेडियस। तो मैं जो मैंने बताया कि हमें दिख रहा है, ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं उससे हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल रेडियस है। एक्चुअल रेडियस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जो होता है मेटेलिक रेडियस होगा, कोवेलेंट हो गया, तो किस टाइप की बॉन्डिंग है। अच्छा हमें करना क्या है, रेडियस की साइज तो पता करना है ना एटम का, मॉलिक्यूल का। तो साइज पता करना है तो साइज ऐसे ही पता लगेगा, यदि वो बॉन्डिंग बन गई है, बॉन्डिंग बन गई तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्लोज हो गए, पास में आ गए। यदि पास में आ गए तो हमें उसके अकॉर्डिंग रेडियस डिफाइन करनी पड़ेगी। सो देयर इज नथिंग लाइक एक्चुअल, मतलब एक्चुअली यही है जो हम डिफाइन कर रहे हैं। हाँ वो एक सर्कल के हिसाब से हमें लगता है कि ये रेडियस होगी और ये रेडियस होगा, उससे हम ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं कभी, बट एटम के केस में सिनेरियो काफी डिफरेंट होता है। जैसे मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं, पता है एटम एक्चुअली स्फेरिकल नहीं होता है, कंसीडर कर लिया जाता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो ऑर्बिटल से उनके शेप पीस का ऐसा कुछ शेप होगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस है, हम कैसे उसका आउटर मोस्ट शेल, मतलब व्हाट डज इट मीन आउटर मोस्ट, मतलब वो तो मूव कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो थोड़ा सा काफी वेरिएशन है जैसा हम एज्यूम करते हैं जो एक्चुअली है। स्टिल क्वेश्चन आते हैं सर फिर हम क्यों एज्यूम करते हैं? ये मैथमेटिकल पर्पस से जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसका एक सॉर्ट ऑफ एवरेज वैल्यू होना चाहिए ताकि मैथमेटिकली फिट हो जाए चीज। या
सर मेटल्स कैसे टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं? मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है सर? बॉन्ड मींस इंटरेक्शन। क्लियर? बॉन्ड इज नथिंग बट जस्ट इंटरेक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरेक्शन होता है बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक बॉन्ड में जो इंटरेक्शन होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वी all know that metals defined in which electrons are loosely bounded, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स काफी लूजली बाउंड होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और उनका इंटरेक्शन ही इसके कारण होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरे का इलेक्ट्रॉन तीसरे को दे रहे हैं। क्लियर? तो पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से इंटरेक्ट करेगा, थर्ड से करेगा ही नहीं। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर रहे हैं, इसलिए तुम जितने भी मेटल्स देखोगे ना, मैक्सिमम मेटल्स, यदि मैं मर्क्यूरी गैलियम को छोड़ दूं, सारे के सारे सॉलिड होते हैं, क्योंकि एक एटम बहुत सारे एटम से इंटरेक्ट करता है, तो सब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। क्लियर? और Cl2 में एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से इंटरेक्ट करता है, थर्ड से करेगा ही नहीं, तो वहां पर वो सिर्फ दो ही एटम्स साथ में हैं। क्लियर? इफ ओनली टू एटम्स आर प्रेजेंट टुगेदर, तो दे आर वेरी वेरी लाइट, लाइट हो तो गैसेस में चले जाते हैं। गॉट इट? यस सर। सर कितने बच्चों को वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है, पढ़ा है कभी? रेज योर हैंड। सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने पढ़ा है वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, चलो। वंडरवॉल फोर्सेस मतलब जो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वी डोंट हैव एनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनी अदर काइंड ऑफ थिंग, दे आर जस्ट बिकॉज ड्यू टू देयर मास दो मास के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और डेफिनेटली तुम फील कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मास के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो वंडरवॉल रेडियस कब डिफाइन करेंगे? when there is a van der Waal interactions between two atoms, जब दो एटम्स के बीच में van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, van der Waal रेडियस डिफाइन करेंगे। ऐसा कब होगा? नोबल गैसेस में। जनरली नोबल गैसेस में ऑर्गन का एक एटम ऑर्गन के दूसरे एटम से van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। या एग्जांपल नोबल गैस, तो उसमें एक एटम दूसरे एटम से ऑन एन एवरेज काफी दूर होगा, यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस d van der Waal रेडियस rv will be d/2। सर तो इसमें बस स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रहेगा, स्टेबल एटम्स के बीच में ऐसा होगा? हाँ, ऐसा बोल सकते हो। एक और केस में डिफाइन किया जाता है, वो भी मैं बताता हूँ, देख लो बोर्ड पर, पहले फिर कॉपी कर लेना। एक और केस में कब डिफाइन किया जाएगा? एक N2 का मॉलिक्यूल, दूसरा N2 का मॉलिक्यूल। देखो N2 के लिए दो डेफिनेशन, जितने भी गैसेस है ना सबके लिए दो रेडियस डिफाइन हो सकते हैं। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, यदि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है N2O2H2, और एक होता है van der Waal रेडियस। ये वाला एटम और इस वाले एटम में क्या हम ये बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पर? यदि इनका इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं है
तो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बहुत वीक होंगे बिकॉज ऑफ Van der देयर Waals। मास। तो यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स पिक्चर में आ जाएगा। इस केस में वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन कर सकते हो d/2। जहां पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उस केस में वंडरवॉल रेडियस, तो दो मॉलिक्यूल के बीच। इस केस में कैसे डिफाइन होगा, इट इज a half of the internuclear distance of two consecutive atoms which belongs to different molecules। clear? Yes, sir। By definition, weakest force of attraction, maximum distance, maximum radius. Highest force of attraction, minimum distance, minimum radius.
देखो, factors affecting atomic radius. Am I audible properly? Am I audible or not? Yes, sir, you are audible. Number of shell and one first is the dominating factor. First एक ही शेल है किसी एटम में, किसी एटम में 2 शेल है, किसी में 3, थर्ड शेल भी है. So definitely when the number of shell are more, तो obviously atomic radius ज्यादा होगा. Effective nuclear charge. Z effective means force of attraction by the nucleus on the outermost electron. So जितना ज्यादा effective nuclear charge, उतना ज्यादा outermost electron nucleus की तरफ attract होगा, उतना कम atomic radius. So atomic radius is proportional to number of shell, inversely related to Z effective. Third one, shielding effect. Shielding effect जितना ज्यादा, उतना ज्यादा outermost electron और nucleus के बीच में shield होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा. ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस. पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर द एटॉमिक रेडियस. क्लियर? ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, दिस इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकली. ये सिर्फ इसको डिनोट करता है, ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, ऐसा नहीं. मैथमेटिकली करेक्ट नहीं. गॉट इट? Yes, sir. चलो एटॉमिक रेडियस हमने फैक्टर्स देखे, अब हमें इसके बाद देखना है ट्रेंड्स. डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट, वो सारे ट्रेंड्स क्या होंगे. रफली इट विल टेक 2 more lectures to complete this chapter. क्लियर? तो उसका जो ट्रेंड्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा. मैं लिख देता हूं हेडिंग ताकि तुम मुझे ध्यान दिला दो कहां से स्टार्ट करना है. जनरल ट्रेंड्स. क्लियर? ये नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी इस चैप्टर में. ओके, किसी का कोई डाउट सेशन एंड करें या कुछ डाउट है? बच्ची बात होमवर्क की, तो होमवर्क होमवर्क मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ. हमारा नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को. यू हैव इनफ टाइम टिल सैटरडे. तो होमवर्क मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ. एक्सरसाइज 2 से रहेगा होमवर्क. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो